Hello and welcome back. So in this last video of the last chapter, we'll discuss about India in the world. आज भारत कहाँ है और विश्व के कंपैरिजन में आज भारत कहाँ है. After independence, India adopted a unique foreign policy based on the principle of its own independence and sovereignty and peaceful coexistence with other countries. आज़ादी के बाद भारत ने एक अनोखी पॉलिसी अपनाई जिसके किसके सिद्धांत पे आधारित थी कि सबकी अपनी आज़ादी, सबको अपनी आज़ादी जो है वो रिस्पेक्टफुली होनी ही चाहिए, सबको अपना अपना सॉवरेनिटी होना चाहिए, माने अपने देश का जो रिस्पेक्ट है वो बना रहना चाहिए, एंड सब एक दूसरे के साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रखे, माने कोई देश एक दूसरे के साथ ऐसे व्यवहार ना रखे जिससे दुश्मनी हो, शांतिपूर्ण व्यवहार सबके साथ रखे. और भारत हर बार पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एडवोकेट करता रहा है. हर बार भारत का तो यही होता है कि सबके साथ मिलजुल के रहना. India respects the sovereignty and independence of all countries and strongly opposes those countries where the government discriminates between people on the basis of color, race or class. भारत जो है वो हर एक देश की sovereignty रिस्पेक्ट करता है और हर एक देश की आज़ादी को भी रिस्पेक्ट करता है, राइट. और वो स्ट्रांगली अपोज करता है, भारत विरोध करता है कि ऐसे कंट्रीज जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो पीपल माने अपने लोगों के साथ भेदभाव करते हैं कलर के, रेस के और क्लास के आधार पर, राइट. ऐसा नहीं होना चाहिए. पंचशील और द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, राइट. पंचशील के सिद्धांत ऐसा आता है, या फिर हम इसको कहते हैं कि 5 ऐसे सिद्धांत जिससे हम शांति से रह सकते हैं. The 5 principles of peaceful coexistence or Panchshil are a series of principles which were formed to be the bedrock of relationship between India and the People's Republic of China, that is PRC. ये 5 सिद्धांत जो है वो शांतिपूर्वक रहने के लिए, शांतिपूर्वक अस्तित्व के लिए पंचशील जिसको कहते हैं, वो एक ऐसे प्रिंसिपल्स की सीरीज है जिसको भारत और चाइना के बीच में जो शांति रहे उसके लिए ये बेडरॉक समान है, बेस समान है. और वो 5 सिद्धांत कौन से थे? म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, राइट. एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, एकता जो है वो बनी रहे, रिस्पेक्ट बना रहे, इसके लिए म्यूचुअली एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना है, लेना है. म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, एक दूसरे के साथ अग्रेसिवनेस कभी भी नहीं करना है. कभी कोई प्रॉब्लम हुआ तो बातों से हल किया जाएगा. बाकी अभी आज के ज़माने में अभी फाइट यानी युद्ध यानी वॉर जो है वो पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है. म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, राइट. एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में हमें इंटरफियर करना नहीं है, दैट इज म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस. इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, समानता और एक दूसरे को फायदा हो ऐसा भी देखना है. एक कोई देश ऐसा नहीं कि मैं बड़ा हूँ, मैं आगे हूँ, ऐसा नहीं. सबको समानता, दूसरे देश में बिजनेस करे, दूसरों को अपने देश में बिजनेस करने दे, नो प्रॉब्लम. एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस माने शांति से रहना. ये पंचशील सिद्धांतों का जो है वो concept. Subsequently, Panchshil formed the basis of the non-aligned movement. उसके बाद as a result पंचशील आगे जाके non-aligned movement माने NAM वाले countries की भी base बनाई. It was also expanded and adopted by the Asian African Conference at Bandung in Indonesia. इंडोनेशिया में एशियन अफ्रीकन कंट्री की कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे बांडुंग में, इंडोनेशिया के बांडुंग में जो वहाँ पे हुई थी, वहाँ पे ये एक्सपांड किया गया था और एडॉप्ट किया गया था. Since June 1954, the 5 principles have been adopted in many other international documents. तो 1954 से देखा जाए तो ये पंचशील सिद्धांत जो है वो कई इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स में उनका जिक्र किया जाता है. नेक्स्ट इज द नॉन अलाइन मूवमेंट. नॉन अलाइन मूवमेंट क्या है? शॉर्टली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वेर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ पावर ब्लॉक. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज़्यादातर कंट्रीज, वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिए गए थे, हो गए थे.
दो पावर ब्लॉक में डिवाइड हो गए थे ज़्यादातर कंट्रीज, सभी कंट्रीज नहीं। द ग्रुप लेड बाय यूएसए वॉज कॉल्ड द वेस्टर्न ब्लॉक। यूएसए जो जिस ग्रुप का मेन था, लीड कर रहा था, उसको वेस्टर्न ब्लॉक कहा जाता था। द सेकेंड ग्रुप वॉज लेड बाय द फॉर्मर यूएसएसआर एंड वॉज कॉल्ड द ईस्टर्न ब्लॉक। यूएसएसआर उस ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे थे, दूसरा ब्लॉक तो वो जो था राइट उसको ईस्टर्न ब्लॉक कहा जाता था। The 1950s and 1960s shows the emergence of a bitter cold war between these two blocks. ये दोनों ब्लॉक में ठंडी लेकिन कड़वी लड़ाई होती रहती थी राइट 50s और 60s के बीच। In addition, numerous military pacts and alliances also divided the people of different countries. और उसके अलावा भी कई ऐसे मिलिट्री पैक्ट्स थे, मिलिट्री टारगेट थे एंड अलायंसेस थे जिन्होंने लोगों को डिफरेंट कंट्रीज में डिवाइड किया। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन ओल्ड कॉलोनीज एम्पायर्स वेर कोलैप्सिंग एंड मेनी कंट्रीज वेर अटेनिंग इंडिपेंडेंस। ये भी तब हुआ जब सारी कंट्री जो गुलाम थी वो अभी आज़ादी मिलती जा रही थी उनको राइट। So while some countries threw in their lot with either the eastern or western blocks, there were many newly independent countries such as India which did not want to join either of the two power blocks. हालांकि वर्ल्ड के सारे कंट्रीज, काफ़ी कंट्रीज, मोस्टली कंट्रीज या तो ईस्टर्न या तो वेस्टर्न ब्लॉक में खुद को अपनी दावेदारी वहाँ पे ऐड करवाते थे, लेकिन इंडिया जो था और उनके साथ साथ कुछ और भी इंडिपेंडेंस पाए हुए देश थे, उन्होंने मना कर दिया कि वी आर अगेंस्ट NAM, बिकॉज NAM करेंगे तो दो बड़े ग्रुप हो जाएंगे, कहीं किसी ने कुछ कर दिया तो फिर हल्ला मच जाएगा, तबाही भी मच सकती है। It was at this backdrop that the non-aligned movement came into existence. ऐसे करके non-aligned movement existence में आई। The founding fathers of NAM were Pandit Jawaharlal Nehru, President Tito of Yugoslavia, and the President Nasir of Egypt. इजिप्ट के प्रेसिडेंट भी इसमें शामिल थे NAM में राइट, नेहरू और उसके बाद टीटो एंड प्रेसिडेंट नाजिर। The NAM urged the countries not to join either of the two major alliances and remain neutral. NAM ने सभी कंट्रीज को रिक्वेस्ट किया कि आप लोग ये बड़े बड़े ब्लॉक में ज्वाइन होने की बजाय आप तटस्थ रहो, न्यूट्रल रहो, किसी के तरफ में नहीं, वरना आप को ऐसा हो सकता है कि अनफॉर्चुनेटली आप कहीं पे ना चाहते हुए भी वॉर में आप फ्लो में बह जाओ। द फर्स्ट समिट ऑफ NAM वॉज हेल्ड इन 1961 एट बेलग्रेड। बेलग्रेड में उनकी पहली समिट हुई थी। यहाँ पे नेहरू, टिट्टो एंड नाजिर जो है वो राइट से लेफ्ट। द यूनाइटेड नेशंस formed in 1945, the goal of United Nations organization is to promote international cooperation and prevent the outbreak of wars. 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई और उनका गोल ये था, मकसद ये था कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन, सभी देशों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें एंड युद्ध माने फाइट माने वॉर नहीं होना चाहिए। ये UN का हर हमेशा प्रयत्न होता है, इसीलिए इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर वार नहीं कर सकता है, अदरवाइज UN नहीं होता तो कब का ख़त्म कर दिया। इंडियंस हैव हेल्ड इम्पोर्टेंट पोस्ट इन द UN। फॉर एग्जाम्पल UN में इंडियंस की काफ़ी बड़ी बड़ी पोस्ट है, जैसे कि विजयलक्ष्मी पंडित वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली इन 1953। विजयलक्ष्मी पंडित जो थी वो जनरल असेंबली 1953 की प्रेसिडेंट थी। इंडिया इज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल। UN सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है, राइट। नॉन परमानेंट आपको पता है, दैट इज टेम्पररी। इंडिया एंड इट्स नेबर, भारत और उनके पड़ोसी। इंडिया हैज अ लॉन्ग बॉर्डर एंड मेनी नेबर्स विथ whom it has traditionally maintained friendly relations। भारत के कई लंबी बॉर्डर के साथ साथ कई सारे नेबर्स हैं और उनके साथ
ऑलमोस्ट फ्रेंडली रिलेशंस है। इन इट्स रिलेशंस विद नेबर्स इंडिया हैज फॉलोड द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील। पंचशील के 5 सिद्धांतों को भी भारत ने फॉलो किया है अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाए रखने में। चाइना और पाकिस्तान ऐसी एक्सेप्शन है, अपवाद है। उसके अलावा देखा जाए तो इंडिया ने सारे वर्ल्ड के इवन और अपने पड़ोस में जितने नेबर्स हैं उनका उन्होंने किया है स्टार्ट। अच्छा संबंध है बाकी सबके साथ, पाकिस्तान और चाइना के साथ ही नहीं है। द नेक्स्ट इज सार्क कंट्रीज, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। India has played a major role in the establishment and functioning of regional forum. भारत ने रीजनल फोरम के फंक्शनिंग को एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए बहुत ही बड़ा रोल निभाया है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल सार्क करके एसोसिएशन बनाया था भारत ने, और वो 1985 एक ढाका में वो एग्जिस्टेंस में आया, और उसका ऑब्जेक्टिव माने मकसद ये था कि ऐसे 8 कंट्रीज जो कि साउथ एशिया में आते हैं, इंडिया, बांग्ला, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान, राइट, उन सब के बीच में शांति बनी रहे और सबका एक दूसरे के साथ सोशियो इकोनॉमिक कोऑपरेशन बने रहे। इस वजह से ये सार्क कंट्रीज का हुआ था। चैलेंजेस फेसिंग कंटेम्पररी इंडिया, आधुनिक भारत, आज का भारत कौन सी चैलेंजेस फेस कर रहा है? इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, भारत वर्ल्ड की, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। Our great regard for democratic value has been affirmed through various general elections to be Lok Sabha and hundreds of state and local elections. हमारा जो जनरल इलेक्शंस होता है लोकसभा में, डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है, राइट, उसके तहत जनरल इलेक्शन होता है, तो लोकसभा में hundreds of states and local elections होते हैं। 1991, the Indian economy was restructured by the adoption of new economic policy. 1991 आते आते इंडियन इकोनॉमी ने पूरा अपना रंग रूप बदल गया था और उसमें नई नई पॉलिसी भी आई थी। The main aim of which was to liberalize the economy and upgrade production technology in various fields. अलग अलग फील्ड्स में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी करना, अपग्रेडेशन करना, ये सब उसके मकसद थे। इट ऑल्सो एम्ड एट रेगुलेटिंग द डोमेस्टिक मार्केट टू वीड आउट इम्बेलेंसेस। जो मार्केट में इम्बेलेंसेस है, फाइनेंशियल इम्बेलेंसेस, उसको भी वीड आउट करने के लिए, रिमूव करने के लिए भी इनका एम रहता है, मकसद रहता है। टुडे इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। आज भारत जो है वो वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। It is making great progress in the fields of information and technology, space, science, nuclear technology and human resource development. वो आज इन फील्ड में, आईटी में, स्पेस साइंस में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में बहुत काफ़ी आगे निकल चुका है। 1974 में इंडिया ने एक फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था पोखरण, जो कि राजस्थान में है। सब्सिक्वेंटली इन मई 1998, उसके बाद 1988 के मई में भी 5 और न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए पोखरण के, राजस्थान के पोखरण में, और उसका नाम दिया ऑपरेशन शक्ति। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो है, उन्होंने इंडिया का पहला सैटेलाइट बनाया आर्यभट्ट, और उनको लॉन्च किया किसने? सोवियत यूनियन, एसएसआर ने, यूएसएसआर ने, रशिया, ऑन अप्रैल 1975। 2008 में इसरो ने चंद्रयान 1 जो है, जो इंडिया का फर्स्ट मिशन था टू द एम टू द मून, तो वो भी लॉन्च किया, चंद्रयान 1 लॉन्च किया। उसका एम था कि डिस्कवर द एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द मून, पानी जो है वो चंद्र पे पानी होने के एविडेंस को कलेक्ट करने का था। इंडिया फॉलोड दिस अप विथ लॉन्च ऑफ चंद्रयान 2 इन 2019। वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मिशन इज टू demonstrate the ability to soft land and on the moon and surface and operate a robotic rover over the surface। और उसके प्राइमरी चंद्रयान 2 के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या थे कि मून पे जाके सॉफ्ट लैंड की अगर एबिलिटी हो
राइट, तो वहाँ पे सॉफ्ट लैंड बनेगी तो वहाँ पे उगेगा भी कुछ और पानी भी होगा और वहाँ पे हम रहने भी जा सकते हैं। मून्स सरफेस एंड ऑपरेट रोबोटिक रोवर ओवर द सरफेस, वहाँ पे रोबोट भेजा था। अनफॉर्चुनेटली पहुँच नहीं पाया, लेकिन इंडिया ने काफ़ी बड़ा नाम कमाया। However, the country still suffers from an enormous gulf between rich and the poor. हालांकि देश में गरीब और अमीर के बीच में बहुत बड़ी खाई है। Some groups have benefited more from economic development than others. कुछ लोगों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कुछ और लोगों की कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा पाया है, कमाया है। एंड मैनी अदर्स कंटिन्यू टू लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। कई ऐसे लोग हैं जो BPL पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, माने उसकी इनकम ही ऐसी है। अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन्स अ सीरियस प्रॉब्लम, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट माने बेरोजगारी, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आवर एजुकेशनल सिस्टम सफर्स फ्रॉम वेरियस डिफेक्ट्स एंड शॉर्टकमिंग्स। हमारी शिक्षण नीति में कुछ भूल है और काफ़ी समय से बदलाव नहीं आया है, लेकिन फॉर्चुनेटली जब ये रिकॉर्ड हो रहा है तो उसके पहले गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कुछ महीनों पहले ही 2020 में ही डिसाइड कर लिया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो होगी, राइट। लिटरेसी स्टैंडर्ड्स आर स्टिल डिस्माल। साक्षरता का जो नॉलेज है वो आज भी खराब है, राइट। हाउसिंग फैसिलिटीज़ आर अनअवेलेबल टू मिलियंस इन इंडिया। भारत में हाउसिंग फैसिलिटीज़, काफ़ी लोगों के पास घर नहीं है, लाखों लोगों के पास। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रिविलेजेस दिए, उसके बावजूद भी विच डिक्लेयर द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इलीगल एंड पनिशेबल, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के चलते भी, उसके होते हुए भी अनटचेबिलिटी भी प्रैक्टिस होती है। एंड अंडर द लॉ सम पीपल स्टिल फेस डिस्क्रिमिनेशन। काफ़ी लोग आज भी भेदभाव से लड़ रहे हैं, राइट। जेंडर इनइक्वालिटी, कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म आर सम ऑफ द मेजर चैलेंजेस विच इंडिया फेसिस। आज अगर इंडिया कुछ फेस कर रहा है सबसे बड़ी चीज़ तो वो है जेंडर इनइक्वालिटी। मेल के बदले कंपेयर में फीमेल का एक्सपोजर कम है। कास्टिज्म, जातिवाद भी है, कम्युनलिज्म, धर्मवाद भी है, एंड काफ़ी बड़ी बड़ी चैलेंजेस भी है जिससे जो इंडिया फेस कर रहा है। So we need to concentrate on these areas for an all-round development of the country. भारत के all-round विकास के लिए, हमारे देश के all-round विकास के लिए हमें ये सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। So here with this we are ending up our chapter. I hope we went through very well. If you have doubt, you can text me or call me. So we'll now meet in the, obviously live classes are going on. So we are meeting in the live classes. Then revision classes will be there, and I will be sending you the needed material like the document of glossary of the whole syllabus chapters, document of answer key of workbook of the whole syllabus chapters, and whatever you want I will give you. So see you next time. Till that, goodbye. Jai Hind.